कल साहब राहुल गांधी जनरल नरवणे की जिस किताब को लेकर शोर मचा रहे थे, उस पर अब पेंगुइन की तरफ से भी सफाई आ गई, जनरल नरवणे की तरफ से भी आ गई कि ये किताब पब्लिश नहीं हुई है, यही स्टेटस है। तो मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी ने ये पूरा रायता आखिर किसके कहने पर, किस साजिश के तहत फैलाया? मकसद क्या था इसके पीछे? देखिए, मकसद तो बड़ा क्लियर है कि आपने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है और उस फ्रेटर्निटी को आपने टारगेट करना है जिसके ऊपर देश का सबसे ज़्यादा भरोसा है। इन्होंने कभी सीबीआई को, कभी ईडी को, कभी इलेक्शन कमीशन, हर किसी को इन्होंने कटघरे में खड़ा किया। कभी कहते हैं वोट चोरी होगी, कभी कहते हैं ईवीएम में ये हो गया, कहते हैं ईडी जो है वो बदला ले रही है, सीबीआई जो वो है। तो कुछ चला नहीं और स्टेट पे स्टेट हारते गए। तो अब सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि जिस पे देशवासियों को भरोसा है, ऐसा इंस्टीट्यूशन, उसको टारगेट करते हैं। तो ये कोई नई बात थोड़ी है। जब डोकलाम में क्राइसिस चल रहा था भूटान ट्रायंगल पे, भूटान, इंडिया और तिब्बत के, तो उस टाइम ये जाके चाइनीज एम्बेसी में इसने ब्रीफिंग ली थी। अपने नहीं पूछा था, लीडर ऑपोजिशन पूछ सकता था ना कि मेरे को ब्रीफ करो। और जिस पार्टी ने एमओयू साइन कर रखा है चाइना के साथ, तो यू नेवर नो वो क्या, तभी तो आवाजें उठ रही हैं। अब ये स्पेकुलेशन के दायरे में तो आता है कि भाई चाइना के कहने पे कह रहा है, सोरोस के कहने पे कह रहा है, इसके 10 तो खत्म है, इसके बाहर जाता पता नहीं कौन इसको क्या क्या देता है। वो रीजन तो चलो कभी आएगा, बाहर नहीं आएगा, मतलब कौन इसके पीछे है वो तो स्पेकुलेशन के दायरे में आता है। बट कर क्यों रहा है? ये देश में शांति फैलाना चाहता है, लोगों का ट्रस्ट भंग करना चाहता है अपनी फौज के ऊपर, और उसमें चाहे देश की आहुति चढ़ जाए, इसको कोई मतलब नहीं। तो ये सबक हमें देखना पड़ेगा कि एक अनपब्लिश्ड, उस पर लीगल कार्रवाई भी होगी, एफआईआर लॉन्च होगी हैं, तभी तो पेंगुइन ने स्टेटमेंट दिया है आज। दूध का दूल्हा हुआ तो पेंगुइन भी नहीं है, उसकी और भी बड़े करतूतें हैं, बाद में धीरे धीरे बाहर आएंगी। बट द फैक्ट रिमेन्स की जब जनरल नरवाने ने बोला कि भाई मेरी किताब पब्लिशर के पास है और वो एमओडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और ये पब्लिश नहीं है, उसने एक वर्ड बोल दिया था तब जनरल साहब ने कि इट्स अवेलेबल, आई थिंक उसके ऊपर कंट्रोवर्सी बनाई। फिर आप किताब लेके जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल की और लाल सी किताब छाप के इलेक्शन में आप घूमते रहे, अंदर से ब्लैंक थी, खाली थी। तो यहाँ भी आप कवर दिखा रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो ये जो हमारे रजीम चेंज की एफर्ट हैं, जो देश में अस्थिरता लाने की है, आपको क्या लगता है कि यूएस ने हमसे जो ट्रेड डील की बात की है वो खुश होके की है? वो तो मजबूर हो गया लास्ट में। जब तक उसके हाथ में पावर थी वो हमें प्रेस करता रहा, दबाता रहा, दबाता रहा, देखा काबू नहीं आ रहा। तो जब वॉर बाई अदर मीन्स, इसी को तो कहते हैं कि आप खुले आम नहीं लड़ना चाहते तो आप ऐसे लड़ो। और हमारे अंदर तो हमें पता ही है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि फॉरेन मीडिया, फॉरेन थिंक टैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स के को सलामी देते हैं। तो ये भी उनमें से एक है। ओवरऑल एक बहुत ही घटिया काम है, घिनौनी हरकत है, ये नहीं करना चाहिए जी। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अपनी फौज पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। अब इस किताब के बहाने या जो कुछ राहुल गांधी ने किया, गलवान का मुद्दा फिर गरमाया। और यही राहुल गांधी थे ना जिन्होंने ये कहा था कि गलवान में हमारे सैनिक पिटे, कितने शर्मनाक बयान दिया था। और आज कह रहे हैं कि मुझे तो जनरल नरवणे पर पूरा भरोसा है। तो उन्हीं जनरल नरवणे ने ये भी तो कहा था कि हमारी 1 इंच जमीन भी चाइना को नहीं गई है। तब तो इनको भरोसा नहीं था, तब तो ये बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे थे। वही ना, आप इसी को तो नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं ना। आपको जनरल साहब पे भरोसा है, जनरल साहब ने वो चीज़ लिखा क्या है उसमें? उन्होंने कहा कि मैंने रक्षा मंत्री को बोला, रक्षा मंत्री जी ने प्रधानमंत्री से बात की होगी, जो कि जनरल साहब को पता नहीं, अंडरस्टूड है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने चाइना में किससे बात की, रक्षा मंत्री जी ने किससे बात की, डोवाल साहब ने किससे बात की, चाइना में कुछ हुआ, तभी उधर से बोला कि ओके हम सुबह मीटिंग करते हैं। बट ग्राउंड पे चीज़ें, चाइना को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऊपर वाले कुछ बोलते हैं तो नीचे कुछ और करते हैं। और वो पहला इंस्टांस नहीं था जो गलवान में PP-14 पे हुआ था, उस टाइम भी चाइना ने कहा था कि सब ठीक है। और जब हथापाई हुई तो फिर जो कैजुअलिटीज हमारी भी हुई और उनकी तो बहुत ज़्यादा हुई। तो जब ये ऐसे वाली जब बात चल रही है और आगे से फाइनल मैसेज आता है कि आप जो उचित समझें करें एज ए फौजी, इससे अच्छा मैसेज और क्या हो सकता है? उसको ये ट्विस्ट करना कि जनरल नरवाने, उसमें एक जनरल साहब ने जिसको अपने देश की समझ है, देश की फिक्र है, उनको ये समझ ये भी आती है कि यहाँ एक जगह लड़ाई होती है, वो लड़ाई वहाँ तक सीमित नहीं रह जाती। अगर सपोज वहाँ पे कैलाश रेंज पे लड़ाई शुरू हो जाती तो क्या पता था कि कल अरुणाचल प्रदेश में कुछ घंटों में वहाँ स्टार्ट हो जाती, ऊपर DPO में स्टार्ट हो जाती, और उसका जियो पोलिटिकल क्या। तो उन्होंने अपना एक पैरा लिखा कि मेरे को ये सारी ख्याल मेरे दिल में आ रहे थे कि लड़ाई बढ़ गई तो क्या होगा, वो हो गया। फिर वो कहते हैं कि मैंने ब्लफ खेला और वो ब्लिंक कर गया चाइना।
ऐसे लड़ाई लड़ी जाती है। प्रधानमंत्री जी और क्या बताएंगे उनको कि तो टैंक को 5 मीटर आगे ले जाना, फिर 3 मीटर पीछे ले आना, फिर टैंक की नली उधर कर देना। वो प्रधानमंत्री जी का काम नहीं है ना, वो तो फौज का काम है। तो ये कहना कि जो चीज़ समझे आप करें, ये दिखाता है कि टॉप लीडरशिप को इतना भरोसा है, क्योंकि अगले दिन अगर कुछ पुट हो जाता, जिसको हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में कहते, उल्टा कुछ पड़ जाता, तो लोग तो मोदी जी के पीछे पड़ते ना। जब आप सेना को जनरली बोलते, जनरल साहब का नाम नहीं आता, बोला प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, सेना ने ये कर दिया। तो जब कोई कहता है कि तू जाके कर जो करना है, मैं पीछे खड़ा हूँ, ये दिखाता है कि एक आपस में जो समझ है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिकल लीडरशिप पे जो ट्रस्ट है फौज के ऊपर, ये बड़ा एक अच्छा रीज़न है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि डेमोक्रेसी में ऐसे फौज काम करती है। हम पाकिस्तान फौज की तरह काम नहीं करते। अगर आप उसको घुमा के फिरा के, वो एक गर्म आलू वाली उसमें लाइन लिखी हुई थी, तो नेचुरली आपको जब बोला गया कि करो तुम, देखिए अंजू जी, आप भी पूरी ज़िंदगी किसी एक काम, जब प्रोफेशन है, आप काम करते हो, आप उसमें एक्सेल करते हो, फिर एक टाइम आता है उसमें आपकी कसौटी होती है, किसी भी टाइप का हो सकता है ना। लाइक कल को आपको बोला गया जाओ जी आप पुतिन को इंटरव्यू करके आओ, तो आपकी तो नर्वसनेस थोड़ी होती है ना। 3 साल के पत्र के सामने कौन बैठा है, लोग होता है। इसी तरीके फौज तैयारी करती है, जनरल्स तैयारी करते हैं, और जब वो मोमेंट आता है तो एक थोड़ा सा सोच विचार तो करना ही पड़ता है ना, क्योंकि आप बेवकूफ़ी में ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते ना कि पूरी देश को भुगतना पड़े बाद में। तो उस टाइम वो जो उन्होंने लिखा है कि कोविड में हम लड़ रहे थे, इकॉनमी हमारी खराब हो रही थी, देश के अंदर क्योस फैला हुआ था, तो उन्होंने एक पैरा उसमें लिखा कि ये मेरे दिमाग में चीज़ें आई, और आनी चाहिए ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, तो इसको खाम खा का इसको ब्लो अप नहीं करना चाहिए था जी। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है ना कि अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास किताब चली गई थी और वहां रुकी हुई, तो रुकी रही, अभी खत्म है ना, उन्होंने तो इसको आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन जिस शख्स ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया, उस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि एक दिन पहले ही हमारी अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई, और उससे जाहिर सी बात है चाइना तो खुश नहीं होगा ना। चाइना तो सबसे ज्यादा परेशान होगा कि ये कैसे हो गया। तो ऐसे में इस मुद्दे को लेकर आना और चीनी टैंक वहां तक पहुंच गए हैं, ये सारे सवाल उठाना, ये सब तो टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे कि चाइना के प्रोपेगेंडे को राहुल गांधी लेकर आए, वो भी बजट सत्र के दौरान। हमारे पार्लियामेंट के हर सत्र से पहले ये कुछ ना कुछ ड्रामा करते हैं। अब चाइना के होने पे कहा ये हुआ है, जॉर्ज सोरोस, जो कि जिसकी बनती नहीं है ट्रंप के साथ, और डीप स्टेट का मालिक है, और इसका अनऑफिशियल, उसको क्या बोले अभी, इसका भगवान है ये राहुल का वो। तो ये भी हो सकता है कि उधर से प्लांट किया हो, है ना। चाइनीज के साथ तो एमओयू है, वो भी हो सकता है। ये मैं कह रहा हूँ कि वो स्पेकुलेशन है, लेकिन इंटेंट क्लियर दिख रहा है। किया क्यों गया ये बड़ा क्लियर है। किया इसलिए गया कि देश में अराजकता फैले, लोगों को विश्वास टूटे सरकार के ऊपर, आर्मी के ऊपर, और आप सबसे सेंसिटिव जगह पे चोट कर रहे हो। तो वो जो फिर तभी तो चाणक्य की जो बात शायद उसने कही ना कही, किसी को नहीं पता, लेकिन वो मीम घूमता है कि विदेश से विदेशी महिला से उत्पन्न संतान कभी अपने दो, तो वो फिर लगता है कि भाई यही है, इसलिए बोला। क्योंकि आप इस हरकत को आइसोलेशन मत देखिए ना। आप देखिए कि इसने कितनी बार जाके देश के बाहर जाके देश का बुरा भला कहा है, कितना कुछ बोला है, नए नए टर्म्स दे दिए हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, किरोसिन फैला हुआ है, बस माचिस लगाने की देर है। सब इन्होंने कोशिश की, और यही होता है। आप डेमोक्रेसी में जहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चल रही है, आप इधर बकवास करी जा रहे हो, पीछे आप देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, वो जो अपने पंचायत के इलेक्शंस में पिट गई ना कांग्रेस। तो लोग समझते हैं, जिनके बच्चे, हमारे कौन से गांव हैं जहाँ से बच्चे फौज में नहीं जाते, सबको पता है फौज कैसे काम करती है, क्या होता है। ये वैसे बैठ के बातें करना, ये तो देशद्रोह है। पेंगुइन शुड आल्सो बी टेकन टू टास्क, कि अगर तुम्हारे पास स्क्रिप्ट था तो लीक कैसे हुआ भाई। पेंगुइन को एक किताब छापता पूरे साल में, 100 टाइटल छापता है हर साल में, हर हफ्ते इनकी किताब बाहर आती है, बाकी क्यों नहीं लीक हुई आज तक। और जो स्क्रिप्ट लीक हुआ, जो मैंने भी पढ़ा है, उसके ऊपर पूरा वाटरमार्क लगा हुआ है पेंगुइन का। तो आपने वाटरमार्क बनाया हुआ है, तो बाहर कैसे आया भाई। अभी तुम जितनी मर्जी दो जस्टिफिकेशन। और दूसरा उसके ऊपर कि जो पब्लिश्ड ही नहीं है चीज़, और पार्लियामेंट के अंदर आप जो चीज़ पब्लिश्ड नहीं है, जो एस्टेब्लिश्ड नहीं है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसको आप बात ही नहीं कर सकते। तो ये उसने अपना एक बेवकूफ़ फिर बनाया। जब बीजेपी की थोड़ी सी जब सेटबैक लगता है, जैसे यूजीसी में लगा थोड़ा सा बहुत, तो तब ये कुछ ना कुछ ऐसे कांड करता है, और फिर लोग दोबारा बोलते हैं यार कुछ भी है, कांग्रेस को वोट नहीं देना। तो ठीक है, स्टार कैंपेनर है वो, करने दो।